ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जब हैवर्थ और फिशर दोनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लिए, हैवर्थ ने ग्लूकोज का क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया और फिशर ने ग्लूकोज का क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हैवर्थ साइंटिस्ट के द्वारा जो ग्लूकोज का साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, पायरनोज स्ट्रक्चर दिया गया था, ये मैंने यहां पर बना लिया और बना के स्टूडेंट मैंने कार्बन का नंबरिंग भी कर दिया है। आपको पहचानना है कि कौन सा अल्फा डी ग्लूकोज है और कौन सा बीटा डी ग्लूकोज है। तो हम लोग पहुंच गए फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे OH हमें बॉटम में दिखा, तो हमने कहा कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज कह लो या अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। यहां क्या दिख रहा है कि फर्स्ट कार्बन में OH जो है वो टॉप पर है, तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये है आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा डी और बीटा डी में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर में है कि अल्फा डी के पायरनोज स्ट्रक्चर में OH ग्रुप बॉटम में है और बीटा डी का पायरनोज स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप जो है वो टॉप पर है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज में। सेकेंड डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। तो देखिए, इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम इसको बाइसेक्ट करके देख रहे हैं और इसको भी अल्फा वाला फॉर्म को भी इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग बाइसेक्ट करके देख रहे हैं, काट के देख रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिला जब बाइसेक्ट किए? तो देखिए, फर्स्ट कार्बन पे OH कहां है? टॉप पे। सेकंड कहां पे? सेकंड कार्बन में OH कहां है? बॉटम में। एक बार टॉप तो एक बार बॉटम। फिर थर्ड में देखिए कहां है आपका? टॉप पे। तो फोर्थ में कहां है आपका? यहाँ पे बॉटम में। तो OH ग्रुप एक बार टॉप पे है, एक बार बॉटम में है और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो इक्वली डिवाइड हो गया है और इक्वली डिवाइड हो जाने के कारण से हम लोग कहेंगे कि बीटा डी स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अब आप अल्फा डी ग्लूकोज में इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग बाइसेक्ट करके देखिए। OH कहां दिख रहा है? नीचे। सेकंड कार्बन पे भी कहां दिख रहा है? नीचे ही दिख रहा है। तो ये तो स्टूडेंट आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, इक्वल भाग में बटा नहीं। जहां एक बार यहां पर देखिए, यहां एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है, एक बार ऊपर है, एक बार नीचे है, तो ये डिवाइड हो जा रहा है, इक्वल पार्ट में बढ़ जा रहा है। लेकिन यहां क्या दिख रहा है कि फर्स्ट कार्बन में भी नीचे ही है, सेकंड कार्बन में भी नीचे ही है, तो यहां तो इक्वल डिवीजन दिख ही नहीं रहा है। थर्ड कार्बन पे एक बार ऊपर है और फोर्थ कार्बन में नीचे है, थर्ड फोर्थ में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ फर्स्ट और सेकंड कार्बन में यहाँ पर इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये नहीं है। इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग देखने पर हमें अल्फा ग्लूकोज जो है उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, वो इक्वल भाग में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी कम होने के कारण से इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज इज मोर रिएक्टिव और बीटा डी ग्लूकोज में इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिसिटी दिखने के कारण से, इक्वल डिवीजन दिखने के कारण से ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है तो वहां के बॉन्ड स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण से इनका रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम है। इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव स्ट्रक्चर है, लेस रिएक्टिव स्ट्रक्चर है। अब फोर्थ डिफरेंस देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अल्फा और डी फॉर्म मैंने बता दिया, उसके बाद मैं यहां भी प्लस सिंबल लिखा हूं और यहां भी मैं प्लस सिंबल लिखा हूं, मतलब अल्फा डी वाला ग्लूकोज का अल्फा डी स्ट्रक्चर जो है वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाता है और ग्लूकोज का जो बीटा डी स्ट्रक्चर है वो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉक डायरेक्शन में ही मूव करवाता है। तो ये स्टूडेंट मैं यहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने जा रहा हूं। देखिए, जब लाइट एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे तो उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। समझिएगा बात को, लाइट जब एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे तो उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस अल्फा डी ग्लूकोज को लिया, सॉल्यूट क्या लिया मैंने? अल्फा डी ग्लूकोज, और सॉल्वेंट के फॉर्म में मैंने क्या लिया? वाटर। तो इस सॉल्यूट को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो सॉल्यूट को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो बदलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट।
ये मैंने बनाया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या लिखा गया है, प्लस लिखा गया है, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव करवाएगा। किधर मूव करवाएगा, क्लॉकवाइज में। तो देखिए ये क्लॉकवाइज में मैं इसके मूवमेंट को दिखा रहा हूं। तो ये जो है ये क्लॉकवाइज में मूव किया, तो क्लॉकवाइज में मूव करके स्टूडेंट ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर चला आया। इसे मैं दिखा देता हूं। ये मूव करके, चलिए मान लेते हैं ये यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आया, पहले ऐसे था, अब ये क्लॉकवाइज में मूव किया और ये अब यहां पर मूव करके आ गया। तो जितना एंगल से मूव करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जितना एंगल से मूव करेगा उसको अल्फा सिंबल से दिखाते हैं। और इसे हम कहते हैं, इस अल्फा सिंबल को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज का कितना है, 112 डिग्री। मतलब ग्लूकोज का जो अल्फा डी स्ट्रक्चर है वो प्लेन पोलराइज लाइट को 112 डिग्री तक रोटेट करवा देता है। और ये जो बीटा फॉर्म स्ट्रक्चर है ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में ही मूव करवाएगा। यहां प्लस लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज में ही मूव करवाएगा। लेकिन कितना एंगल से मूव करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ 19 डिग्री से मूव करवाएगा, 19 डिग्री से मूव करवाएगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होता है और बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी कम होता है, तो प्लेन पोलराइज लाइट को भी ये कम ही एंगल तक मूव करवाता है, 19 डिग्री। और ये जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए प्लेन पोलराइज लाइट को भी ये अधिक एंगल तक डेविएट करता है, मूव करवाता है, दैट इज 112 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा।